नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। मित्रों, आज हम आपको इंडियन जियोग्राफी के PYQ हैं, यूरोप PYQ रहेंगे, NTPC के तथा ग्रुप डी के PYQ रहेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने हिस्ट्री के PYQ करवा दिए हैं तीनों, जो यानी कि अगर बात करें आप प्राचीन भारत का इतिहास तथा मध्यकालीन भारत का इतिहास तथा आधुनिक भारत का इतिहास, तीनों मैं करवा चुका हूँ। आपको एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, तो आपको प्लेलिस्ट वाइज सब मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, PYQ साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और साइंस की जो प्लेलिस्ट रहेगी अलग अलग रहेगी, यानी कि यानी कि बायो की अलग रहेगी, केमिस्ट्री की अलग रहेगी और तथा फिजिक्स के अलग PYQ रहेंगे। तो सारे आप अगर देखेंगे मेरी प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन में आपको सारा देखने को मिल जाएगा। तो आज हमारा क्या है, इंडियन जियोग्राफी का है PYQ, और इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। सेकंड पार्ट भी हम आपके लिए इसके लिए लाने वाले हैं, ठीक है। और मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी के PYQ पहले भी करवा चुका हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून की अरब सागर द्वारा शाखा द्वारा प्रारंभिक वर्षा होती है। तो आप सभी को पता होगा अरब सागर किस साइड को कहते हैं। देखिए, इधर को अरब सागर कहते हैं, इधर को क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी, और नीचे जो है इसको हिंद महासागर कहा जाता है। क्या हिंद महासागर कहा जाता है, ठीक है। तो कह रहा अरब सागर द्वारा प्रारंभिक वर्षा कहाँ होती है। तो देखिए, तो अरब सागर द्वारा प्रारंभिक वर्षा केरल में होती है। कहाँ होती है, केरल में होती है। तो तीन यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में मानसून से संबंधित नहीं है। तो कौन सी घटना है जो भारत में मानसून से संबंधित नहीं, उसे पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है, पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। चौथा हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, भारत में मानसून की बारिश सबसे पहले किस राज्य में होती है। तो भारत में मानसून की बारिश सबसे पहले किस राज्य में होती है। तो सबसे पहले केरल में होती है। कहाँ होती है, केरल में होती है। चार यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय जलवायु में के संदर्भ में लू हवाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कर जो लू हवाएं हैं, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन हम पढ़ेंगे। तो पहला कथन कह रहा है, वो सर्दियों और बरसात के मौसम में चलती है। तो सर्दियों और बरसात के मौसम में लू नहीं चलती, गलत है। अगला है, वो गर्मियों के मौसम में चलती है, ये सही है। गर्मियों के मौसम में लू चलती है, जो गर्म गर्म हवा होती है, ठीक है। वो सर्दियों के मौसम में चलती है, ये भी वो बरसात के मौसम की। तो दूसरा हमारे यहाँ से एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, ओरोग्राफिक वर्षा तब होती है जब, ओरोग्राफिक वर्षा जब होती है, जब तब होती है जब कब होती है। ओरोग्राफिक वर्षा कब होती है, जब को है संतृप्त वायु द्रव पहाड़ के आर पार पार आता है, तब होती है। तो चार यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, भारत में निम्नलिखित स्थानों के समूह में से किसमें दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, तो कहाँ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समूह ई से जुड़ी है। तो कौन सी विशेषता है जो समूह ई से जुड़ी है। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो एक यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु के बारे में गलत है। तो जो जलवायु के बारे में जो चार कथन दिए गए हैं, उस कथन में से कौन सा एक कथन है जो जलवायु के संदर्भ में गलत है। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, भारत में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ठंडे सर्दी का अनुभव होता है। तो जो कि ये क्या है, सरासर गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता। तो कौन सा कारक है कि जो किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता। तो इसका सही उत्तर होगा दो शहरों के बीच की दूरी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, दो शहरों के बीच की दूरी जलवायु से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अक्षांश है तो जलवायु बदल, सागर की लहरें अगर हैं तो जलवायु बदलेगी, और ये संरचनाएं भी जलवायु बदलेगी। लेकिन दो शहरों की दूरी की जलवायु से कोई लेना देना नहीं है। अगला है, गर्म मौसम के स्थानीय तूफानों के संदर्भ में काल वैसाखी यानी कि नरवेस्टर जिसे कहा जाता है तो क्या है। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा, 10वें का सही उत्तर होगा पहला, बंगाल और असम में एक भयानक शाम के तूफान, इनको नरवेस्टर यानी कि काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अन्य धर्मों और मतों का देश की जनसंख्या में कितना प्रतिशत हिस्सा था। तो देश की जनसंख्या में कितना प्रतिशत हिस्सा था। तो कितना प्रतिशत, तो ये था 0.7%। कितना, 0.7% हिस्सा था, याद रखिए।
अगला है वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं पूरी हो चुकी थी। तो वर्ष 2011 तक भारत में कुल 15 जनगणनाएं पूरी हो चुकी। कितनी? 15। देखिए हर 10 साल बाद जनगणना होती है, तो पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। अब 10 अगर इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, यानी कि 2021 में होगी। लेकिन कोरोना के समय अभी ये जनगणना अधूरी है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार पांडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात क्या दर्ज किया गया था। तो क्या लिंगानुपात जो है दर्ज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर होगा 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं, यानी कि लिंगानुपात यहाँ क्या है? ज़्यादा है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं ज़्यादा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है। तो भारत में साक्षरता दर क्या है। तो भारत में जो साक्षरता दर है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा 72.98। क्या है? 72.98। अगला किस जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। तो 2011 की जो जनगणना थी उसी का नारा था हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या होगा? एक हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार देश में बाल लिंगानुपात क्या था। तो जो बाल लिंगानुपात यानी कि जो छोटे आयु थी के लोग थे, बच्चे थे, तो उनका लिंगानुपात क्या था ये आपको बताना है। तो उनका लिंगानुपात था 319। क्या था? 319। तो इसका तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अगला है जनगणना 2011 के अनुसार दशक और के दौरान जनसंख्या वृद्धि रही। दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी रही थी। तो ये रही थी 17.64%, यानी कि तीसरा हमारे यहाँ से एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला है 2011 की शहर की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है। तो कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक शहरीकृत है। तो कौन सा राज्य है? तो गोवा। क्या? गोवा। ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। देखिए पहले मैंने 1 से 10 तक आपको पहले जलवायु क्वेश्चन करवाए, फिर 11 से 20 तक आपको जनगणना के कराऊंगा। इसी तरह झील का भी टॉपिक आएगा हमारा, तो अलग अलग 10-10 क्वेश्चन मैं आपको टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सबसे कम आबादी द्वारा बोली जाती है। तो कौन सी भाषा है जो सबसे कम आबादी द्वारा बोली जाती है। तो संस्कृत बोली जाती है। क्या? संस्कृत बोली जाती है। 3। अगला है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से घट रही है। तो भारत की जो संख्या वृद्धि दर है कब से घट रही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा 1981। दूसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किसे स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। तो स्टील सिटी जमशेदपुर को तो स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। अगला है नालको एक भारतीय सरकारी उद्यम है जो निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है। जो किस खनिज से संबंधित है। तो ये बॉक्साइट से संबंधित है। याद रखिएगा जो नालको का संबंध है तो ये बॉक्साइट से संबंधित है। अगला है HCL के रूपनारायणपुर में एक केवल निर्माण सुविधा है। ये किस राज्य से संबंधित है। जो रूपनारायणपुर है HCL में ये केवल निर्माण यहाँ निर्माण होता है। ये किस राज्य से संबंधित है। ये पश्चिमी बंगाल से संबंधित है, यानी पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल से संबंधित है। याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की स्वामित्व वाली और संचालित इकाई है। तो कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा भेल। क्या होगा? भेल इसका सही उत्तर होगा। दूसरा हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है भारत में लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच अनुदैर्ध्य घाटी का क्या नाम है। तो इस घाटी का क्या नाम है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा डून्स। क्या नाम है? डून्स नाम है। याद रखिएगा। अगला है विश्व में उपलब्ध कुल जल की मात्रा में से मीठे पानी के संसाधनों में से कितने प्रतिशत पानी प्राप्त होता है। तो कितने प्रतिशत पानी जो है प्राप्त होता है। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 2.5% पानी। ठीक है। याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र है। तो कौन सा भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 झरिया और रानीगंज जो है भारत के प्रमुख जो है कोयला क्षेत्र है। अगला है लोहे के अयस्क और मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध शिवमोगा जिला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा पहला कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा। अगला है खनन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो कहाँ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा बिहार। बिहार में क्या है? ये भंडार खोजा गया है। अगला है कोडरमा
गया हजारीबाग बेल्ट निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो किस खनिज उत्पादन के लिए जाना जाता है? अभ्रक के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। दूसरा यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, भारत सरकार के कृषि सांख्यिकी एक दृष्टि 2022 के अनुसार किस राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो ये निम्नलिखित में से ये उत्तर प्रदेश में किया गया है, याद रखिएगा। अगला है, मानसून के अंत के बाद कौन से प्रकार की फसलें बोई जाती हैं? जब मानसून का अंत हो जाता है तो उसका कौन सी फसलें बोई जाती हैं? ये रबी की फसलें बोई जाती हैं, याद रखें। किसकी? रबी की फसलें बोई जाती है, ठीक है। मानसून का मतलब जब बारिश चली जाती है, ठीक है। सितंबर तक हमारे यहाँ अगस्त सितंबर तक बारिश होती है, इसके बाद बारिश चली जाती है, ठीक है। तो कौन सी फसलें बोई जाती हैं? रबी की फसलें। रबी की फसलें मतलब कि सितंबर अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जो ठंडी की फसलें होती हैं उसे रबी की फसलें कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया चना हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, ये सब क्या रबी की फसलें हैं। और आते हैं खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलें वो फसलें होती हैं जो कि जुलाई में बोई जाती हैं, ठीक है। जून जुलाई में बोई जाती है, अगस्त सितंबर में काट ली जाती हैं, ठीक है। ये क्या होती है? खरीफ की फसल। जैसे दालें हो गई हमारी, जो सारी दालें हैं ये खरीफ के फसल में आती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चाय और कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो चाय और कॉफी उत्पादन के लिए कौन? तो नीलगिरी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। 4 हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, उच्च उपज वाली किस्में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, YHYB ने फसल की तीव्रता में कमी लाई, ये कि जो कि क्या गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, खेती की दो दी गई मुख्य विशेषताओं में कौन सी भारतीय वाणिज्यिक खेती की विशेषता नहीं? तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, लंबे टुकड़े काटकर जलाना। ये जो कि क्या है, पूरा पूरी ये क्या है, ये विशेषता इसकी नहीं है। बाकी तीनों क्या है, भारतीय वाणिज्यिक कृषि की क्या है, विशेषताएं हैं। तो चौथा हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम की शुरुआत में बोई जाती हैं? तो मानसून के मौसम की शुरुआत में कौन सी फसलें बोई जाती हैं ये आपको बताना है। तो खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। मैंने बताया था जब बारिश आती है तो खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, जैसे धान हो गया, दालें हो गया, और ज्वार हो गया, मक्का हो गया, ये सब क्या है, खरीफ की फसलें, याद रखिएगा। अगला है, बेवान नामक खेती एक आदिम रूप से किस राज्य में प्रचलित है? तो किस राज्य में प्रचलित है? ये जो मध्य प्रदेश में प्रचलित है, याद रखिएगा, बहुत प्रश्न पूछा गया है। अगला है, पंजाब में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवातों से होने वाली वर्षा में से कौन सी फसलें लाभान्वित होगी? तो कौन सी फसलें जो लाभान्वित होगी ये आपको बताना है। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, रबी की फसलें। कौन सी फसलें? रबी की फसलें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो रबी की फसल यानी कि जो ठंडी में जो होती है, कौन सी फसल नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, सरसों भी रबी की फसल है, और गेहूं भी रबी की फसल है, और जौ भी रबी की फसल है, ठंडियों में होती है, ठीक है। लेकिन खीरा रबी की फसल नहीं, ये खरीफ है। क्या है? खरीफ में होता है। एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमकीन झील सामर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सामर झील जो है अंतर्देशीय झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ? उत्तर पश्चिम में। ऐसे पूछा गया है तो भारत के कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है, चिल्का झील डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो किस डेल्टा के, जो नदी की डेल्टा के दक्षिण में स्थित है ये आपको बताना है। तो महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, ये आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। अगला है, सामर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा सामर झील ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो एक यहाँ से हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है, मानसरोवर के पास राकस ताल के उत्तर पश्चिमी सिरे से कौन सी नदी निकलती है? तो ये सतलज नदी निकलती है। कौन सी नदी? सतलज नदी निकलती है। एक हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये है राकस ताल, ठीक है। तो तिब्बत में है राकस ताल। यहाँ से क्या निकलती है? ये क्या से क्या निकलती है? यहाँ से निकलती है सतलज नदी,
और यहाँ से निकलती है, सिंधु नदी। सतलुज नदी ऐसे पाकिस्तान जाती है, सिंधु नदी ऐसे कुछ इस प्रकार जो भारत में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो जो कौन सी नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा स्याक नदी जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गंगा के बारे में सही नहीं है। तो जो कौन सा कथन है जो गंगा के बारे में क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर पहला, गंगा नदी का जल स्तर कभी मानसून हिमालय की जलवायु स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल क्या है, ये गलत है। तो एक हमारा यहाँ प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर हो। अगला है बिहार की शोक के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो जो बिहार का शोक है कोसी नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है उत्तराखंड के किस जिले में रामगंगा नदी दूधातौली पर्वतमाला से निकलती है। तो कौन सी नदी निकलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल से निकलती है रामगंगा नदी दूधातौली। यह कहाँ से, उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से, उत्तराखंड से। अगला है दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक भूमि है। तो कैसी भूमि है, उसका आकार कैसा है। तो उसका आकार त्रिकोणीय है। क्या है, त्रिकोणीय है, याद रखें, मतलब इस प्रकार से कुछ है, ये आपको याद रखना विशेष रूप से। ठीक है, तो मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन करवा दिए और ये 50 क्वेश्चन सारे PYQ थे। इसके बाद ये आपको सेकंड पार्ट भी लाऊंगा। ठीक है, आपको इसका जो PDF है, तो PDF के लिए आपको ज़्यादा पैसा नहीं, टेलीग्राम में जाना है। टेलीग्राम में सीधा आप जहाँ वीडियो के नीचे आपको इसका PDF मिल जाएगा, मैं आपको PDF डाल दूँगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।